हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम इन्फो विद शिवम पर। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी के जैसे जितने कंप्लीट पीवाईक्यू हैं कंप्यूटर के, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और वो सीरीज़ का आगाज़ अब हो चुका है। तो अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। लाइक आप लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की, बीपीओ की, एजीटीए की, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर यहाँ पे प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। लेखपाल में आपको पता होगा, आपके लेखपाल का जो फॉर्म है वो आपका फिल हो रहा है, फिल हो चुका है लगभग ऑलमोस्ट। तो आपका एग्ज़ाम जो है ये 3-4 महीने में आपका लगभग करा लिया जाएगा। तो इसके लिए 15 मार्क्स का आपका ये कंप्यूटर इसमें पूछा जाना है। तो बहुत अच्छे से आपको कंप्यूटर को पढ़ के तब चलना है, चूँकि अच्छा खासा वेटेज अब की बार है और आपका लेखपाल का पैटर्न पूरा चेंज हुआ है। तो ये सबके लिए नया है, तो आपको बहुत अच्छे से कंप्यूटर पढ़ लेना है, ठीक है। जहाँ पे कंप्यूटर का वेटेज अच्छा होता है वहाँ आपको कंप्यूटर थोड़ा डीप लेवल का पढ़ना पड़ता है। बिकॉज और जगह थोड़ा सा काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर स्पेशली आपका दे दिया है तो आपको थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो इसके पहले बनाया था जिसमें मैं बताया था कि आप लोग कंप्यूटर को किस वे में पढ़ें और आपको मतलब 15/15 मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं आप लोग। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक जो है यहाँ पे भी, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ से उसको जाके देख लीजिएगा। तो मैं पढ़ने का तरीका उसमें बताया हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका डेली एक वीडियो आपको मैं अपलोड कर दिया करूँगा, तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। ये आपके जितने हैं ये यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले प्रीवियस ईयर कराऊंगा, जब ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे ऑलमोस्ट, उसके बाद मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक। इसमें सभी क्वेश्चन आपके अपडेटेड रखे गए हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे सारा चीज़ मटेरियल पूरा आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि कंप्यूटर आपका ये चैनल है, इसको आपको आपका चैनल है, आपको इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना है इसमें, ठीक है। बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना है, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाया करे, ठीक। चलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसमें सभी क्वेश्चन बायलिंगुअल लिए गए हैं, तो आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ट्रोजन हॉर्स, फायरवॉल, स्पायरवॉल और रैनसमवेयर, ठीक। मैं आपको ऑप्शन से नहीं पढ़ूंगा, आपको आई होप क्वेश्चन अच्छे से विजुअल हो रहा होगा, तो आप लोग यहाँ से अपना ऑप्शन देख लीजिएगा। और कम टाइम में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। डेली वैसे आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी मैं करा सकता हूँ। बाकी मैं जितने भी ऑप्शन होंगे उनको एक्सप्लेन करता चलूंगा, तो ये समझ लो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके साथ ही रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, फायरवॉल, ठीक। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फायरवॉल आपका एक ये सिक्योरिटी सिस्टम होता है, आपको याद रखना है, ये सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। आपका ये सिक्योरिटी सिस्टम होता है। थोड़ा सा मैं पेन की साइज इंक्रीज कर लूँ जिससे आपको क्लियर विजुअल हो, बस। ठीक है, तो ये आपका सुरक्षा प्रणाली होता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क ये ट्रैफिक की निगरानी करता है, ठीक है। इसका स्पेशली जो काम होता है फायरवॉल का, ये ट्रैफिक की निगरानी करता है, नेटवर्क की ट्रैफिक की निगरानी करता है, ठीक है। ये ये मालवेयर नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ मालवेयर के मैं आपको नाम बता देता हूँ, ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। लाइक आपका वार्म हो गया, ठीक है। ट्रोजन आपका यहाँ लिखा है, ट्रोजन हॉर्स ये भी होता है, वार्म हो गया ट्रोजन। स्पाईवेयर आपका होता है, ठीक है, ये हो गया। रैनसमवेयर भी आपका होता है। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा, एडवेयर भी होता है आपका, एडवेयर, ठीक है, ये भी आपका होता है। वायरस आपका होता है। ये कुछ आपके मालवेयर के प्रकार होते हैं, ठीक है। और एक हाँ, बस इतने ही आप लोग याद रखिए, 5-6 हो गए, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग से पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, वार्म, एडवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, ठीक है। ये आपके मालवेयर होते हैं। बाकी फायरवॉल आपको मालवेयर का प्रकार नहीं है, ये आपका एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित एमएस एक्सेल में किस रेंज में संख्याओं वाली सेलों की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर आपको जो एमएस एक्सेल में किसी भी रेंज में मान लीजिए यहाँ से लेके, जैसे एक्सेल ऐसे ही होता है ना आपका, इसमें ऐसे होता है।
तो मान लो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेल को काउंट करना है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगता है, ठीक है। तो यही बेसिकली इसमें ये पूछना चाह रहा है। तो आपको ये बताना है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा आपका वो हो जाएगा काउंट, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो राइट होगा काउंट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट है, ये काउंट। ये सिर्फ आपका ये जो काउंट है ये आपका सिर्फ संख्याओं वाली सेल्स को गिनता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड। ओनली जो आपके नंबर यानी कि संख्याओं संख्याओं वाली सेल को गिनता है, ठीक है। ओनली संख्याओं वालों को ये काउंट करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। काउंटा जो आपका होता है, काउंटा गैर खाली सेल से किसी भी डाटा को ये गिन लेता है, मतलब सारे को गिन लेता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं किसी भी डाटा को, जो खाली भी होता है, जो नहीं खाली भी होता है, उसको भी, किसी भी डाटा को, ठीक है। इसके बारे में ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपका जो काउंट ब्लैंक है ये केवल खाली सेल्स को गिनता है। ब्लैंक से आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। जो ये आपका ब्लैंक लिखा है इससे आप लोग यह आइडिया लगा सकते हैं कि जो खाली सेल्स होती है ये उनको सिर्फ गिनता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक। और आपका ये जो काउंट एफ है, आई टी एफ है, ठीक है। काउंट इफ ये किसी कंडीशन के आधार पर सेट को काउंट करता है, ठीक है। इफ मतलब आप लोग यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, इफ आपका लगा हुआ है, ठीक है। इफ मतलब यदि, यानी कि कंडीशन दी जाती है, मतलब किसी भी कंडीशन के आधार पर ये सेल को काउंट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको जितने भी ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका वीडियो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं सोर्स लिख दिया हूँ कि किस एग्जाम में आपका ये पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, विंडोज 10 और 11 में आपका टास्क मैनेजर सीधे खोलने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए इसके। तो ये आपके सामने ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन आपका आर ओ आर 2024 में अभी पूछा गया है, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन में लेके आया हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो टास्क मैनेजर अगर आपको ओपन करना है तो इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस के आपका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है इसमें। और ये आपका ये सेलेक्ट टास्क मैनेजर होता है, ठीक। ये मेनू को दिखाता है और फिर टास्क मैनेजर चुनना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और विंडोज एक्स आपका जो होता है ये पावर यूजर मेनू के लिए होता है, ठीक है। ये वाला, ये पावर यूजर मेनू के लिए होता है। इसके लिए आपको पावर यूजर मेनू ओपन होता है, फिर आपको टी प्रेस करना पड़ता है, तब जाके ओपन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सीधे अगर ओपन करना है, मतलब इससे भी खुल जाएगा, इससे भी खुलेगा, लेकिन आपको अगर सीधे खुलना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए एस के से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट होगा आपका। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। आईपी IPv6 एड्रेस कितने बिट लंबे होते हैं, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका यूपीटी प्लेस से कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था 2021 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 128 बिट का, ठीक। और IPv आपका जो 4 होता है, ठीक है, IPv4 ये भी आपका पूछा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा ये 32 बिट का होता है, ठीक। ये वाला IPv4 आपका 32 बिट का होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और V6 128 का होता है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपका वीडियो 2023 के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में एक वैध डाटा प्रकार नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, अगर नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिली मिस्टेक हम लोग से बहुत हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो जो वैध नहीं है वो आपको बताना है। तो आपका टेक्स्ट होता है मेमो, वर्कशीट नहीं होता, ठीक। ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। एमएस एक्सेस के डेटा टाइप जो होते हैं वो टेक्स्ट मेनू आपका होता है, इसके साथ आपको लोग नंबर याद रख सकते हैं, ठीक है, नंबर भी आपका होता है। और डेट टाइम होता है, ठीक है, डेट एंड टाइम। आपका करेंसी भी इसी में आता है, ये सारे पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए आपको ऑप्शन चेंज करके पूछ सकता है, ठीक है, चूंकि ये चीज़ अगर पूछा गया है आपका वर्कशीट नहीं है तो ये भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन चेंज करके दे सकता है, ठीक है। नंबर हो गया, डेट टाइम हो गया, आपका करेंसी हो गया, और ऑटो नंबर भी इसी में होता है। हाइपर लिंक आप लोग याद रख सकते हैं, ये भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। हाइपर लिंक ये अभी ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में, अभी दिसंबर का जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, ठीक। हाइपर लिंक अटैचमेंट ये सारी चीज़ें
आपकी होती है। वर्कशीट आपका जो होता है ये एक्सेल टर्म होता है आपका, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सेल, ये आपका एक्सेल टर्म होता है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। या एक्सेल डेटा का टाइप ये नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यूपी ट्रिपल सी आर ओ एग्जाम में पूछा गया है, आपका आर ओ एग्जाम में आया है, ठीक है, 2024 में। दशमलव संख्या 25 का बाइनरी समकक्ष है, आपको बताना है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का बाइनरी समकक्ष है। तो 25 को अगर बाइनरी में आपको चेंज करना है तो आपको बाइनरी में चेंज करने के लिए आपको आना चाहिए। बाइनरी नंबर आपका 2 होते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं जब आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ निकाल के एक बार। जैसे 25 है आपका, ठीक है, तो 25 को आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक। 2 से आप लोग डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आपका भागफल होता है 12, और जो आपका रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग आपका 1 बचेगा, ठीक है। दो सा आपका 2 में 24 होता है, एक आपका रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग को हमको फोकस नहीं करना, फिर आपका जो ये भागफल होता है इसको फिर 2 से भाग करना, तब तक भाग करना है जब तक आपका 0 या 1 शेष नहीं आता है, ठीक है, 0। तो आपका ये फिर जाएगा 6 बार, ठीक है, 6 टाइम आपका ये चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, रिमेनिंग आपका 0, ठीक है। रिमाइंडर आपका सॉरी रिमेनिंग जो आपका शेषफल होता है वो 0 बचेगा, ठीक। फिर आपको 6 को 2 से फिर से भाग करना पड़ेगा, तो 3 टाइम जाएगा आपका, ठीक है। 3 टाइम जाएगा तो आपका जो फिर रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। फिर आपको 3 को फिर 2 से भाग कर देना है, तो ये आपका जो जाएगा वो आपका एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा। और जो आपका शेषफल बचेगा, नहीं कि रिमाइंडर बचेगा, वो 1 बचेगा, ठीक है। फिर आपको इस 1 को 2 से डिवाइड कर देना है, फिर आपका ये 2 से भाग करेंगे तो आप लोग 0 बार जाएगा, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आपका बचेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहीं पे आपका 0 आ जाता है तो समाप्त हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके शेषफल लेने के रिमाइंडर होते हैं इनको नीचे से ऊपर के क्रम में पढ़ा जाता है, ठीक, इस पोजीशन में, ठीक है। इस पोजीशन में आपको ये पढ़ा जाता है। तो यही आपका परफेक्ट आंसर बनेगा, 1 1 1 0 0 1, ठीक है। 1 1 0 0 1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इजी क्वेश्चन होते हैं, बाइनरी नंबर आपको कैसे निकालना है क्या, ये सब मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो थ्योरी में हम लोग देखेंगे, तो इसमें परफेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आपका ये वीडियो 2021 का क्वेश्चन है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं है। तो पीवाईक्यू मैं इसलिए आपको सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो इनपुट डिवाइस है आपका, मॉनिटर आपका आउटपुट है, स्पीकर, इसमें टच स्क्रीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो अंदर होते हैं, आउटपुट डिवाइस अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं, जो आप लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, ठीक, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके साथ आप लोग याद रख सकते हैं, प्रोजेक्टर आपका होता है, जो प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। टच स्क्रीन इसमें आपका इनपुट और आउटपुट ये दोनों का बेसिकली काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे, चूंकि आप लोग देखेंगे ये टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस में भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये दोनों होता है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है ये इनपुट डिवाइस में माना जाता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं आपको कुछ इनपुट डिवाइस के उदाहरण आपको यहीं पे दे दे रहा हूँ, तो आप लोग वो चीज़ अगर याद रखेंगे तो वहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइस में आपका जैसे कीबोर्ड हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ सारे, आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो जाता है आपका, ठीक है। स्कैनर भी आपका इसी में आता है, स्कैनर, स्कैनर जो होता है ये आपका इनपुट डिवाइस में होता है, ठीक है। स्कैनर आपका ये पूछा गया था अभी, ये भी ट्रिपल एस के एग्जाम में पूछा गया था, नवंबर 2000 जो नवंबर का एग्जाम हुआ था आपका महीने का, ठीक है। टच स्क्रीन में आपको बता दिया, माइक्रोफोन भी इसी में आता है, ठीक है, माइक्रोफोन ये भी आपको याद रखना है, माइक्रोफोन। और वेबकैम भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, वेबकैम, तो ये भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके इनपुट डिवाइस हो गए जितने मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये आपके सारे इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। आगे चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में आपका आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था, ठीक है। आईसी चिप जो होता है उसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, तो ये चीज़ फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। तो
इसमें आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। अब इसको अगर आपको पढ़ना है तो आपको जनरेशन कब से कब क्या था तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आपको पता है तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो आईसी का यूज जो हुआ था आपका थर्ड जनरेशन में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अब पहली जब फर्स्ट जनरेशन में आपको याद रखना है क्या यूज हुआ था, ये काफ़ी बार पूछा जाता है और इजी भी क्वेश्चन है, आपको ये बेसिक है, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। आपका जो यहाँ पे हुआ था वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब, इसको निर्वात ट्यूब भी बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक। और इसका टेन्योर जो होता है ये बेसिकली आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादातर माना जाता है तो 1946 से लगभग 1959 के आसपास फर्स्ट जनरेशन माना जाता है, ठीक है। मैं आपको एक नया स्लाइड लेके यहाँ पे ऐड करके बता दे रहा हूँ, ठीक। बस एक सेकंड आप लोग ऐसे रुके, मैं बता दे रहा हूँ पूरा। आपका जो फर्स्ट पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी, चलो मैं यहाँ सेकंड जनरेशन ऐसा लिख दे रहा हूँ, आप लोग जान जाएंगे, ठीक है। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आपकी जनरेशन हो गई, ठीक। पहली पीढ़ी में जो आपका यूज हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब का हुआ था इस्तेमाल, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अब इसका टेन्योर 1946 से लगभग आपका 1959 तक था, ठीक है। लगभग 1959 या 60 59 आपका काफ़ी जगह बुकों में देखने को मिलता है, ठीक है। और एग्जाम में भी जो पूछा गया था 59 के आसपास ही आया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेकंड जनरेशन जो आपका था यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान में रखना है, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था और इसका जो टेन्योर होता है 1959 से इसका समय पीरियड आपका माना जाता है और 65 तक माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। थर्ड जनरेशन की अगर बात करें, यहाँ पे आईसी का यूज होता है, इंटीग्रेटेड चिप जिसको अभी ये क्वेश्चन जो आपका है इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है 1965 से लेके आपका 1971 तक होता है, ठीक। फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और ये आपका इसका वो वर्तमान समय आप लोग देखेंगे तो लगभग 1971 से अभी तक वर्तमान में जो चल रहा है यही चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज आप लोग देखने को मिलता होगा, आप लोग जब देखते होंगे तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज आपको दिखता है। पांचवी पीढ़ी जो है फिफ्थ जनरेशन जो है, इसमें अब ये समझ लो अभी भी अब ये आपका फिफ्थ जनरेशन लगभग आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एआई का आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग देखने को मिलेगा, इसके साथ पैरेलल में ही आपको आपका प्रोसेसिंग भी आपको देखने को साथ में मिलेगी, ठीक, प्रोसेसिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो फिफ्थ जनरेशन है एआई प्लस प्रोसेसिंग की है, जो अभी वर्तमान में ये चल भी रहा है, तो वर्तमान और भविष्य में इन फ्यूचर भी आपका यही फिफ्थ जनरेशन रहेगा। तो ये पीढ़ी हो गई आपके, मैं आपको पूरा बता दिया हूँ उसका समय पीरियड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसका आप लोग मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से रिवीजन भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम एस एक्सल वर्कशीट मतलब 219 और 365 में अधिकतम कितनी पंक्तियां होती हैं, ठीक है। रो मतलब कितने होते हैं ये आपको बताना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एम एस एक्सल वर्कशीट, ओके। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछे गए क्वेश्चन है आपके। ये यूपी आपका आर ओ के बाद भी अभी एक लेटेस्ट कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, 10 मतलब 104 50 76, ठीक है। ये आपको ये संख्या याद रखनी है, ठीक है। एक्सल 2003 और पुराने जो थे उसमें आपके 6500 आपके ये वाला यूज होता था, ठीक है। मतलब 65 536, ठीक। इतनी पंक्तियाँ आपकी थी, ये 2003 वाला है, 65,536, ये 2003 में इतनी पंक्तियाँ यूज होती थी। और 2007 से लेके अब जो आ रहा है ये आपका 2007 से आ रहा है, ठीक है। 2007 से आपका 1,48,576 पंक्तियाँ आपकी होती हैं, ठीक है। इसके आपके ए से जो एक्स एफ डी आपका कॉलम होता है, जो कॉलम की अगर बात करें 16,384 ये आपका कॉलम है, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कॉलम, कॉलम्स जो आपके होते हैं 16,384 होते हैं, ठीक है। और इसका ये नंबर भी पूछ लेता है, तो ए से आप लोग याद रखिएगा, ए से लेकर आपका एक्स एफ डी तक होता है, ठीक। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, एक्स एफ डी तक।
अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। आपको बताना है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए मुख्यतः कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन हैं, स्विफ्ट, कोटॉन, सी प्लस और पीएचपी। तो ये आपको बताना है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट जो आपका बनता है उसके लिए। तो उसके लिए आपका जो यूज होता है वो स्विफ्ट का सॉरी आपका कोटलिन का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका आपका जो स्विफ्ट होता है ये एप्पल आईओएस ऐप्स के लिए होता है। इसकी चीज़ ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एप्पल आईओएस के लिए, ये इसके लिए ऐप्स के लिए यूज होता है। तो जो आईफोन के लिए आपका प्रयोग होता है वो इसके लिए होता है। ये गूगल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोटलिन आपका ये गूगल की, और जो आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है बेसिकली ये कोटलिन का ही यूज किया जाता है। ठीक है, और सी प्लस आपका जो होता है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क के लिए किया जाता है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, मतलब नेटवर्किंग फ्रेमवर्क के लिए, फ्रेमवर्क। ओके, तो ये सभी ऑप्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, किसके लिए क्या यूज होता है। पीएचपी आपको याद रखना है, पीएचपी आपका वेब डेवलपमेंट के लिए होता है, वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका वेब के लिए पीएचपी होता है। सी प्लस आपका माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क के लिए होता है। कोटलिन आपका जो हो गया ये एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट के लिए होता है, गूगल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और स्विफ्ट आपका एप्पल आईओएस ऐप्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से जैसे आपका एंड्रॉयड का पूछा गया है तो आपकी बार हो सकता है, चांस है कि आपका स्विफ्ट का पूछ लिया जाए, और किसी भी का पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका 2000 लेटेस्ट 2025 का क्वेश्चन है, अभी कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। आपको बताना लैन, मैन, वैन या फिर वैन। तो ये चार ऑप्शन है, कंप्यूटर के प्रकार आपको दिए गए हैं, इसमें बताना भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसमें कौन सा नहीं है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा आपका वैन। वैन कोई आपका नेटवर्क नहीं होता है, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं है। ठीक है, लैन आपका होता है। अच्छा, इनके फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा। लैन का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वैन का आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लैन आपका जो होता है ये छोटे एरियाज के लिए होता है, लाइक आपका जैसे ऑफिस के लिए आप लोग देखेंगे, ऑफिस के लिए ये यूज होता है। ठीक है, ऑफिस हो गया, या पर्सनल बोल सकते हैं आप, स्कूल के लिए भी आपका ये यूज होता है, स्कूल वगैरह में जो यूज होता है। ठीक है, और मैन जो होता है ये शहर जितना बड़ा एरिया होगा उसके लिए होता है, मतलब एक सिटी के लिए हम बोल सकते हैं, अगर आसान भाषा में बोले तो एक सिटी के लिए होता है। ठीक है, वैन जो होता है, वैन आपका देश या महाद्वीप जितना बड़ा होता है, ये काफ़ी फैला होता है, वर्ल्ड वाइड इसको इसलिए बोला गया है। ठीक है, वाइड होता है। ठीक, वर्ल्ड लेवल पे जो होता है ये वर्ल्ड वाइड आपका वैन होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं जब आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा तो नेटवर्क के प्रकार वगैरह बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग मूव करते हैं। आपको बताना है एच टी टी पी का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट डज एच टी टी पी स्टैंड फॉर। ये भी क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो एच का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट नहीं होगा, ट्रांसफर होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। प्रोग्राम नहीं होता है इसलिए ये गलत हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट राइट होगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका अगर काम मैं बताऊं तो ये वेब पर डाटा ट्रांसफर का एक प्रोटोकॉल होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेब वेब पर डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका काम क्या है ये सब पूछ सकता है आपसे। अगर इसी में आपका यस लगा दिया जाए तो एस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब एच टी टी पी एस होता है, तो इसमें जो एस ऐड हो जाता है इसका जो मतलब होता है सिक्योरिटी से होता है। ठीक है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एस अगर ऐड हो जाएगा तो आप उसमें सिक्योरिटी वर्ड अलग से ऐड कर लीजिएगा, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विंडोज में नया फोल्डर बनाने के लिए किस कुंजी का संयोजन का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सी कुंजी को मिला के दबाया जाता है कि आपका विंडोज में नया फोल्डर
क्रिएट हो जाए, ठीक है, उसके लिए। तो उसके लिए जो आपका यूज किया जाता है वो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्लस एन आपका यूज होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ एन अगर है तो ये नए डॉक्यूमेंट्स विंडोज ओपन करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, न्यू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं जो ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको वो चीज़ अच्छे से देख के चलना है, ठीक है। ये आपका नया फोल्डर के लिए मैं बता ही दिया। और ये आपका अल्ट एन तो में भी नहीं यूज होता है, बिन आपका ये होता है, ठीक है। विंडोज के साथ में एन आप करेंगे तो ये नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। नोटिफिकेशन पैनल, नोटिफिकेशन पैनल, ठीक है, ओपन करता है। और आपका ये आप लोग देखेंगे 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताना है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है डीबीएमएस का। ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके सामने। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें नहीं है, आपको बताना है, ठीक। क्वेश्चन फोकस करिएगा। तो जो नहीं है आपका एमएस वर्ड ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। माई एसक्यूएल होता है, ओरेकल होता है आपका, आपका ये भी होता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेड एसक्यूएल, ठीक। डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म में बताया था ये आपको याद रखना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपसे पूछा जाता है, हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जितने भी मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, कहीं आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा पीडीएफ का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, हालांकि एक आध क्वेश्चन आपको इजी वैसे भी आएगा, दो तीन क्वेश्चन उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं। तो पीडीएफ का जो फुल नेम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा इमेज फाइल के लिए वैध फाइल एक्सटेंशन नहीं है, आपको बताना, ठीक। तो नहीं है जो वो बताना है, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ या फिर डॉक्स एक्स। आपको चार ऑप्शन है आपके सामने, तो जो नहीं है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होता है, ठीक है। ये इसका कोई भी एक्सटेंशन मतलब फाइल एक्सटेंशन नहीं होता इमेज का, बाकी ये सारे आपके होते हैं, ठीक है। ये डॉक्स एक्स आपका अगर मैं बताऊं तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड का, ठीक है। एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसके लिए होता है ये, उसका फाइल एक्सटेंशन यही होता है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। एमएस पावर पॉइंट में कौन सा व्यू सभी स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में दिखाता है, आपको बताना है। स्लाइड शो व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या फिर रीडिंग व्यू। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी हमारा इसमें परफेक्ट राइट हो जाएगा। नॉर्मल व्यूज जो होता है एक स्लाइड एडिट कर सकते हैं नॉर्मल व्यूज में, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और साइड सॉर्टर व्यू जो आपका होता है ये सभी स्लाइड को थंबनेल के रूप में ये दिखाता है, मतलब सभी स्लाइड को, सभी स्लाइड्स को। और आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है तो ये आपका प्रेजेंटेशन इसमें चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुरक्षित वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है सुरक्षित जो आपका वेब ब्राउजिंग होती है उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज होता है, एचटीटीपी का और या फिर एचटीटीपीएस का। अभी मैं इसी की जिक्र कर रहा था, जो आपको इसका फुल फॉर्म बताया था, एस्पा सिक्योरिटी हो जाता है, ठीक है। एफटीपी का या फिर एसएमटीपी का। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी होता है, ठीक है। तो इसमें सुरक्षित लिखा है तो सिक्योरिटी आप लोग समझ सकते हैं इससे होता है, ठीक है। तो इसका हालांकि मैं सबका फुल फॉर्म बता दी हूँ, और एफटीपी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और फुल फॉर्म से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ये आपका एसएमटीपी जो होता है, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये ईमेल सेंडिंग के लिए आपका काम होता है, ठीक है। आगे मैं इसका जिक्र आपको करूँगा, जैसे आता रहेगा क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का पूरा नाम आपको बताना है। सीपीयू का फुल नेम क्या होता है? तो सीपीयू का जो पूरा नेम होता है, सेंट्रल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें फर्स्ट राइट होने वाला है, ठीक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जितने भी आपके काम होते हैं, सीपीयू को ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का, ठीक है, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। और ये सभी कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग जो होता है आपका सीपीयू के अंदर का ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आपको बताना है गूगल, बिंग्स, याहू, फेसबुक। तो नहीं है आपको बताना है, तो नहीं है जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, फेसबुक। फेसबुक आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। सर्च इंजन में मैं आपको बता दिया, गूगल, बिंग्स, याहू आप लोग याद रखिएगा। फेसबुक आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सर्च इंजन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी डॉक्यूमेंट्स में सभी टेक्स्ट सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कीज कौन सी होती है? अगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनको एक बार में सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज, तो सेलेक्ट ऑल के लिए आपका कंट्रोल के साथ में ए होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, ए फॉर ऑल, ठीक है। ए से आप लोग इसको याद करने की ट्रिक ऐसी होती है शॉर्टकट की, इसके रिलेट कर सकते हैं, ए फॉर ऑल, ठीक है। एस आपका आया, एस फॉर सेव हो जाएगा, ठीक, सेव, ये सेव के लिए होता है। सी आपका कॉपी के लिए होता है, सी फॉर कॉपी होता है, ठीक है। सी भी यहाँ है, यहाँ भी है, एस यहाँ है, यस यहाँ है, ऐसे ही इसको याद किया जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें कुछ अलग होता है, जैसे आपका बी कंट्रोल के साथ बी जो आपका होता है, ये पेस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट वही होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी कंपोनेंट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि सीपीयू को बोला जाता है, और इसमें कैलकुलेशन और डिसीजन जितने भी होते हैं सब इसी में होते हैं, इसलिए परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सीपीयू। रैम आपका एक ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, रैम को बोल सकते हैं हम लोग, ठीक। हार्ड डिस्क जो होता है ये आपका परमानेंट स्टोरेज का काम करता है। बाकी मदरबोर्ड जो होता है, ये सभी इसमें कंपोनेंट जितने भी होते हैं उसके जो भी भाग होते हैं, ये मदरबोर्ड में सब आपको वहीं पे दिखेंगे, उसी से जुड़े होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूआर का पूरा नाम बताना है, यूआरएल का, ठीक है। फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, कई बार पूछा गया है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा, यूनिफॉर्म आपका रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वेब एड्रेस होता है जो किसी स्पेसिफिक रिसोर्स का लोकेशन आपको ट्रैक करके ये बताता प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? आपको ये प्रिंटर के प्रकार दिए हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, आपका ऑप्टिकल प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है, जो नहीं होता है उसी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका, ऑप्टिकल प्रिंटर कोई नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कोई ऐसा ही नाम का प्रिंटर नहीं होता, लेजर प्रिंटर होते हैं आपके, इंकजेट होते हैं, डॉट मैट्रिक भी होता है, तो ये सभी प्रिंटर आपके होते हैं, ठीक है। कॉमन प्रिंटर के ये नाम है, ऑप्टिकल कोई इसमें वैलिड प्रिंटर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एम एस वर्ड में किस फीचर का प्रयोग कई सेल को एक में मिलाने के लिए किया जाता है? मतलब सेल को मर्ज करने के लिए कौन सा होता है? स्प्लिट सेल, मर्ज सेल, ज्वाइन सेल, या फिर आपका कंबाइन सेल? मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने के लिए कंबाइन का प्रयोग करेंगे, ज्वाइन का, मर्ज का, या स्प्लिट का। तो अगर कई सेलों को एक में करना है तो मर्ज सेल का यूज होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कई सेल्स को एक बड़े सेल में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक। स्प्लिट सेल जो आपका होता है, एक सेल को ये कई सेल में डिवाइड करता है, बांटता है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बांटता है कई सेल को, ठीक है, मतलब सॉरी, एक सेल को कई सेल में ये डिवाइड करता है। लाइक आपका एक सेल है तो एक सेल से ये कई सेल बना देता है, तो स्प्लिट सेल का मतलब ये होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मर्ज सेल का मतलब है अगर जैसे आपका कई सारी सेल हैं उसको मिला के एक सेल मर्ज कर देगा, ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है आपको बताना, पाइथन, जावा, HTML या फिर C++। तो जो नहीं है आपका वो HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, सॉरी, HTML जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही नहीं है, बाकी आपके सारे होते हैं, पाइथन, जावा, C++, ये सभी आपकी जो होती हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और HTML का जो अगर यूज अगर पूछ सकता है आपसे, तो ये वेब पेजेस को प्रोग्राम बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, वेब पेजेस, वेब पेजेस को बनाने के लिए, ठीक है। तो पूछ सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कोई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आखिरी एक्शन को अंडू करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसको हटा दिए, फिर आप उसको रिटर्न लाना चाहते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, किसी फाइल को अगर आप लोग डिलीट करते हैं, फ़ोन में भी अभी ये चीज़ आ गया है, तो नीचे लिख के आ जाता है अंडू, तो उस पर टच कर देते हैं, फिर से आपकी वो फाइल रिटर्न आ जाती है। तो कंप्यूटर में इसी चीज़ को करने के लिए इसमें शॉर्टकट कीज कौन सी होती है आपको बताना है, अंडू के लिए। अंडू के लिए जो यूज होता है आपका, आपका वो, सॉरी, जेड होता है, कंट्रोल के साथ में जेड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल साथ में जेड, ये आपका अंडू के लिए होता है, और ये रीडू के लिए होता है, रीडू, रीडू के लिए, ठीक है। और कंट्रोल एक्स आपका ये कट के लिए होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यू आपका अंडरलाइन के लिए होता है, अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन ये सभी में नहीं होता है, इन वर्ड में, ठीक है, मतलब MS वर्ड में होता है, ठीक है, MS वर्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। शॉर्टकट कीज से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको शॉर्टकट कीज बहुत अच्छे से रट लेना है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको रटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन सा वॉलेटाइल टाइम मेमोरी है आपको बताना है, हार्ड डिस्क, SSD, रैम, रोम। तो आपका रैम जो होता है ये वॉलेटाइल टाइम मेमोरी है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है, मैं आपको बताया कि रैम जो होता है ये आपके टेम्परेरी मेमोरी होते हैं। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि इसमें पावर ऑफ होने पर डाटा जो होता है वो इरेज हो जाता है, ठीक है, डाटा आपका इरेज हो जाता है। जैसे आपका फ़ोन, अभी मैं मान लीजिए वीडियो बना रहा हूँ, फ़ोन मेरा अगर अभी जैसे फ़ोन पे अभी मैं बना रहा हूँ, फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो जाए तो सारा डाटा हमारा खत्म हो जाता है, फिर से हमको वही काम करना पड़ता है। तो वो किसकी वजह से होता है, रैम के, क्योंकि जो आपका डाटा चल रहा होता है ये आपका रैम में ही चल रहा होता है, ठीक। ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। बाकी हार्ड डिस्क मैंने बताया था, ये परमानेंट स्टोरेज होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है, हार्ड डिस्क आपका हो गया, और SSD आपका इसी में आता है, रोम भी आपका इसी में आता है। रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है मेमोरी के बारे में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है आपको बताना है, वाईफाई का फुल फॉर्म। तो वैसे तो वाईफाई का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, लेकिन वायरलेस फाइडेलिटी आप लोग कॉमन बिलीफ के लिए बोल सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट और सी दोनों इसमें राइट हो सकता है, ठीक है। तो कॉमन बिलीफ के लिए बोला जाता है, लेकिन वाईफाई का कोई बेसिकली टेक्निकली कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। ये एक आपका ट्रेडमार्क टर्म्स बोल सकते हैं हम लोग, होता है, ठीक है, ट्रेडमार्क टर्म्स होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो होता है वैसे वायरलेस फाइडेलिटी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए और सी इसमें दोनों राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बट अगर इसका परफेक्ट जो, मतलब आयोग ने जो इसका आंसर माना है वायरलेस फाइडेलिटी माना है, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन, सॉरी, सी नहीं होगा आपका, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। एक्चुअली इट डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग, ओके, मतलब इसका कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन अगर मानने के लिए मान सकते हैं वायरलेस फाइडेलिटी। यूपी ट्रिपल एस सी में तो यही माना गया है। तो आप लोग ऑप्शन ए ही को ही सेलेक्ट करेंगे अगर आप लोग से पूछा जाता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वैध ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है बताना है, ठीक है, जो आपको ईमेल की सेवा नहीं देता है। जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, विंडोज मेल। तो इसके बारे में बताना है जो आपको ईमेल के लिए प्रोवाइड नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका विंडोज मेल कोई मेल नहीं होता है, ठीक है। बाकी आउटलुक, याहू मेल, जीमेल ये सारे आपके होते हैं, ठीक है। ये आपका एज ए मेजर प्रोवाइडर होता है, बाकी ये कुछ नहीं होता है। तो जीमेल आपका किसका है ये भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। जीमेल आपका जो होता है ये गूगल का होता है, ठीक है, गूगल मेल, जी फॉर गूगल मेल, ठीक है। ईमेल, देखो जो ईमेल होता है मेन चीज़ है ईमेल, ठीक। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल जैसे हो गया, तो ईमेल कई चीज़ें देता है, जैसे आपका जीमेल हो गया, गूगल का मेल हो गया, ठीक है। आपका याहू मेल भी आता है,
याहू मेल। तो अगर आपसे कंपैरिजन के लिए पूछा जाए तो ईमेल समझ लो बड़ा है। ये समझ लो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँ तो जैसे आपका मान के चलो कि ये आपका ड्रिंक होता है, ठीक है, ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं हम लोग। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक आपका ईमेल जो है इसको कोल्ड ड्रिंक से आप लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। और जीमेल जैसे होता है तो स्पेसिफिक किसी कोल्ड ड्रिंक का नाम हो गया। तो ये चीज़ होता है, जैसे मैं स्प्राइट बोल दूँ, थम्स अप बोल दूँ, इस टाइप का, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ये आपकी कंपनी प्रोवाइडर होता है, ठीक है। याहू मेल, गूगल मेल, आउटलुक, ये सारी चीज़ें होती हैं। आउटलुक आपको ध्यान में रखना है, आउटलुक आपका माइक्रोसॉफ्ट का होता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है। याहू मेल आपका याहू का होता है, ठीक है, याहू का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारे ये टोटल 30 क्वेश्चन थे और ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि सिर्फ ये कहने के लिए 30 क्वेश्चन थे, बट हम लोग सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। तो मान के चलो कि इसमें लगभग आप लोग आसपास 100 के आसपास क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो 30 क्वेश्चन सिर्फ कहने के लिए हैं, बाकी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता रहूँगा। इसके लिए बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है आपको, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप लोग शेयर करिए, जिससे और भी लोग पढ़ सकें। आप लोग से सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए, बाकी मैं आपको सेवा अपनी देता रहूँगा, आप लोग को अच्छे से पढ़ाता रहूँगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।